नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। मध्य प्रदेश में 18 साल बाद विधानसभा अध्यक्ष फिर विंध्य से होगा। रीवा के देवतालाब से विधायक गिरीश गौतम ने आज बीजेपी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया है। गिरीश गौतम 4 बार के विधायक हैं। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कल यानी 22 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन होना है। नामांकन के दौरान गौतम के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष के प्रत्याशी बनने पर गिरीश गौतम ने कहा कि विधायकों के हितों का ध्यान रखना उनकी प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने विंध्य का हमेशा से ही सम्मान किया है, उपेक्षा जैसी कोई बात नहीं। हमारे पार्टी नेतृत्व ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास हम पर जताया है, उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। दूसरे नंबर पर हमारे जो विधायक हैं, सदस्य हैं, क्योंकि मैं भी 18 साल से हूं, उनके हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करूंगा। आदरणीय गिरीश गौतम जी लंबे समय से हमारे साथ हैं। ओजस्वी वक्ता, तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं, गंभीर धीर व्यक्ति हैं और विंध्य ने भाजपा को बहुत दिया है और इसलिए सर्वोच्च पद सदन में विंध्य को दिया है। चौथे अध्यक्ष हैं वो विंध्य के गुलशेर अहमद, शुक्ला जी और तिवारी जी के बाद गिरीश गौतम जी हैं और हम मानते हैं कि अच्छा कार्यकाल रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी कर्मठता, अपनी निष्पक्षता, संसदीय ज्ञान की जानकारी के आधार पर श्री गिरीश गौतम जी अध्यक्ष पद की गरिमा को निश्चित तौर पर और बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मुरैना पहुंचे हैं। उन्होंने विंध्य से विधायक गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के लिए भी नाम सामने आएंगे। ये नाम चंबल से या फिर कहीं दूसरी जगह से आएगा, इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो माला पहनाए जाने के पक्ष में नहीं है। वो ग्वालियर, चंबल, अचल में अपने समर्थकों से माला नहीं पहन रहे हैं, इसके बदले वो 20 रुपए ले रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ग्वालियर जिले में नेताओं को माला पहनाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी माला नहीं पहनने का निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पूरी सरकार अवैध उत्खनन को रोकने के लिए कटिबद्ध है और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। बता दें कि कांग्रेस ने इससे पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने पहले ही इशारा कर दिया है कि वो विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद नहीं देंगे, क्योंकि इसकी परंपरा कांग्रेस ने ही तोड़ी है। उधर विधानसभा में आज सर्वदलीय बैठक में विधानसभा को कोरोना गाइडलाइन के साथ पूरी क्षमता के साथ चलाने पर सहमति बनी है। सर्वदलीय बैठक के बाद प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सदन सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई है। तो वहीं मध्य प्रदेश का बजट 2 मार्च को पेश होने की संभावना है। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति, सीनियर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह शामिल हुए। उपाध्यक्ष को लेकर भी सर कोई चर्चा हो पाई? उपाध्यक्ष का नाम चुन जाता है, उसके बाद उपाध्यक्ष का होता है। ये अध्यक्ष फिर सूचना जारी करते हैं। परंपरा यही है। एजेंसी है, हर एजेंसी के 1-2 आदमी अलाउ करना चाहिए और मैंने अपना पूरी दृढ़ता के साथ ये मत रख दिया है। कमलनाथ जी का पूर्व से ही निर्धारित कार्यक्रम था वो इंदौर में, तो वहाँ बस चले। उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग इस मध्य प्रदेश के भविष्य के और मध्य प्रदेश के विकास के लिए हर समय तत्पर रहेंगे और जितने लोक कल्याणकारी की योजनाएं हैं इनको और जन तक पहुंचाने का भी हम सबका नैतिक दायित्व है, वो पूरा करेंगे।
आगामी नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति के लिए कांग्रेस का संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन इंदौर में हुआ। सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन से मजबूत और एकजुट रहने की अपील की। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान चिंटू चौकसे के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। बार बार मना करने के बाद भी नारेबाजी यहां बंद नहीं हुई, जिससे खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी नाराज हुए। इसके अलावा कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा कि ये परिवर्तन का दौर है और कांग्रेस को इस परिवर्तन को समझना होगा। इसी दौरान कमलनाथ ने मंच से एक बुजुर्ग कार्यकर्ता से भी सीधा संवाद किया। गांव में जब किसान के जेब में पैसा हो तो हमें आज हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से। समय से एक परिवर्तन हो रहा है। पहले एक गांव में एक वार्ड में आप कह सकते थे ये गांव कांग्रेस का है, आज तो एक मकान में आप नहीं कह सकते कहां वोट जाएगी। बाप बेटा भाई भतीजा अलग अलग वोट देगा। यह परिवर्तन हुआ है, हमें समय का परिवर्तन को पहचानना पड़ेगा। इंदौर में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी जिताऊ होगा और जिसे स्थानीय संगठन की पसंद होगी उसे ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष चुनाव की परंपरा खराब कर दी थी। नए कृषि कानूनों पर कमलनाथ ने यह कहा कि केंद्र सरकार के कृषि कानून से किसानों को नुकसान होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि माफिया अभियान के नाम पर कांग्रेस के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में सौदे की राजनीति की शुरुआत की है, जो कि ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस की सरकार गिरने के मामले में उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से पता था कि कौन कौन से विधायक जाने वाले हैं। केंद्र की राजनीति में वापसी के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि वो राज्य छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। दफे सुबह हमने मीटिंग करी और हमने तय किया कि बीजेपी की नकल हम नहीं करनी चाहिए। हम अध्यक्ष की गरिमा को देखते हुए हम कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, तो इसलिए हम कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करें, वो यूनानिमसली चुन लिया जाएगा। उपाध्यक्ष के लिए जो चुनाव आएगा ये बीजेपी के ऊपर है। मध्य प्रदेश में सरकार ने अवैध खनन बंद होने का दावा किया है, लेकिन सरकार के मंत्री कमल पटेल ने इस मामले पर सवाल उठाए जाने को जायज ठहराया। मंत्री ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पर वो सीएम से भी चर्चा करेंगे। कृषि मंत्री ने जबलपुर संभाग आयुक्त को भी चिट्ठी लिखी है। इसमें नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन रोकने कलेक्टर को दिए निर्देश का पालन नहीं होने की बात कही गई है। वहीं कमल पटेल ने कहा कि वो मंत्री होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कमल पटेल ने अवैध खनन पर दिग्विजय सिंह को भी आरोप सिद्ध करने के लिए कहा है। वहीं माफी नहीं मांगने पर उन्होंने मानहानि का केस करने की बात भी कही। जितनी मशीनें चल रही थी सब बंद हो गई हैं। आप जाके देखो नर्मदा माई निर्मल बह रही है और निशान अभी हैं, और इसलिए मैं पूरी जांच करा रहा हूं। कमिश्नर को कहा है मैंने, जांच के आदेश दिए, टीम बना दी है, और जितनी अवैध खनन हुआ है जिसने भी किया है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा, नियम के अनुसार जो पेनाल्टी लगती है वो लगाएंगे, और इसमें अगर कोई अधिकारी भी संलिप्त होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इधर मध्य प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर अब एनएसयूआई सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगी। इसमें प्रदेश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को भी जोड़ा जाएगा। नौकरी दो या डिग्री वापस लो नाम से शुरू होने वाले इस अभियान में छात्रों को जोड़ने के लिए एनएसयूआई ने एक नंबर भी जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल देकर छात्र अभियान से जुड़ सकते हैं। एनएसयूआई के मध्य प्रदेश प्रभारी नीतीश गौड़ ने CMII के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 15 सालों से प्रदेश में शिवराज सरकार थी, तब से लगातार प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, और जब प्रदेश में 15 महीने के लिए कमलनाथ सरकार आई थी तब बेरोजगारी की दर में काफी कमी आई थी। अब एक बार फिर शिवराज सरकार में ये दर बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार में और जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, इस सरकार में बेरोजगारी की दर लगातार जिस प्रकार बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार हमारे देश के युवा और छात्र बेरोजगार होते जा रहे हैं, इसको लेकर के एनएसयूआई द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है नौकरी दो या डिग्री वापस लो। इसमें एक हमारा मिस कॉल नंबर है, जो भी छात्र इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं वो इस मिस कॉल नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं और मिस कॉल करके इस अभियान के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंडी टैक्स
बढ़ चुके हैं। मंडी टैक्स फिर से 1.5% और निराश्रित सहायता शुल्क 0.20% होगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2020 के अक्टूबर महीने में मंडी टैक्स 1.5% से घटाकर 0.5% करने का ऐलान किया था और निराश्रित सहायता शुल्क को समाप्त भी कर दिया था। लेकिन अब 14 फरवरी से मंडी टैक्स फिर से 1.5% कर दिया गया और निराश्रित शुल्क को भी दोबारा लगाया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में मंडी टैक्स कम करने के लिए व्यापारियों ने हड़ताल की थी और अब बढ़े हुए मंडी शुल्क से किसान परेशान हैं। आधा % जो टैक्स लगता था वो 1.5% टैक्स लगा दिया सरकार ने। तो उस टैक्स की आड़ में जो व्यापारी लोग यहाँ 700-800 रुपए मतलब लूट रहे। एक और अपने वो आरटीजीएस की बोल रहे पेमेंट की कि आप अपने पासबुक लाओ, बैंक पासबुक, आधार कार्ड वगैरह लाओ। पहले हमको मंडी टैक्स लगता था 1 रुपये 100 रुपये पे 50 पैसे। अब लगता है 1.5 रुपया। तो हम तो 100 रुपये पे 1.5 रुपये खर्चा जोड़ेंगे तो कुल मिला के इसका इफेक्ट कृषक पे आएगा, क्योंकि उसका माल उतना कम भाव बिकेगा। कि कभी कभी बैंकों द्वारा व्यापारियों को नगद भुगतान नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में किसान लोग अपनी पासबुक और आधार की फोटोकॉपी साथ में लेके आवे हैं। कभी ऐसी घटना होती है कि बैंक द्वारा पैसा नहीं दिया तो उनका भुगतान आरटीजीएस से किया जाएगा। बाकी मंडी में समस्त किसानों को 2 लाख रुपए तक का नगद भुगतान प्रतिदिन किया जा रहा है। इंदौर जिला प्रशासन नशा माफिया और राशन माफिया के बाद अब भू माफियाओं के अवैध निर्माण को जमींदोज कर रहा है। भू माफिया दीपक जैन मुद्दा द्वारा हिना पैलेस कॉलोनी में अवैध बाउंड्री वॉल को गिराने का काम शुरू किया। नगर निगम की रिमूवल टीम पुलिस बल के साथ कनाडिया रोड स्थित हिना पैलेस कॉलोनी पहुंची। वहीं अवैध बाउंड्री वॉल को गिराने का काम शुरू किया गया। दरअसल लगभग 15 साल पहले इस अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था। इस जमीन को अलग अलग गृह निर्माण समितियों को बेचा भी गया। गृह निर्माण सोसाइटियों ने कई हितग्राहियों को प्लॉट बेचे, लेकिन आज तक हितग्राहियों द्वारा पूरा पैसा देने के बाद भी प्लॉट पर कब्जा प्राप्त नहीं हो पाया है। इस मामले में जिला प्रशासन ने हाल ही में 7 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की है। इसके साथ ही मुख्य आरोपी दीपक जैन मुद्दा के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई। दीपक जैन और जो वैभव रियल एस्टेट है धवन बंधु, उनके द्वारा ये जो सोसाइटियों की ज़मीन थी जिसको अवैध रूप से क्रय करके और हिना पैलेस कॉलोनी में सम्मिलित करके इसको विकसित किया जा रहा था और अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की कार्रवाई करके जो यहाँ के जो प्लाट धारक हैं उनके साथ धोखाधड़ी की गई थी। तो उसमें पहले से थाने में एफआईआर दर्ज है। आज मौके पर इनका जो निर्माण था या कॉलोनी की जो संरचना थी उसको रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ मुहिम जारी है। रेत माफिया, शराब माफिया, मिलावट माफिया के साथ भू माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इसके बाद भी घटनाओं में कमी नहीं देखी जा रही। इसे लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि सिर्फ दिखावे के लिए छोटे छोटे लोगों पर यह कार्रवाई हो रही है। बड़े माफियाओं पर पुलिस हाथ डालने से भी कतरा रही है। इधर सुमावली से विधायक अजब सिंह कुशवाहा का आरोप है कि बीजेपी में पूर्व मंत्री खुद रेत माफिया है। तो वहीं बीजेपी विधायक कमलेश जाटव की माने तो मुख्यमंत्री शिवराज ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार के माफिया को छोड़ा ना जाए, इसलिए पूरे प्रदेश में लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुना में अवैध शराब माफिया के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई चाचाड़ा थाना क्षेत्र के भानपुर गांव में की गई, जहां कच्ची शराब बनाने के 4 अवैध कारखानों पर छापेमारी की गई। यहां से कच्ची शराब के कई ड्रम और कच्ची शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने मौके से 50,000 लीटर अवैध लहान, 18,000 लीटर कच्ची शराब, वहीं 20 क्विंटल गुड़ लहान भी बरामद किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोर्ट में पेश प्रकरण पर अवैध शराब के परिवहन में जब्त ट्रक कंटेनर को राजसात करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं ट्रक कंटेनर से परिवहन होकर जा रही 744 पेटी अंग्रेजी शराब को नष्ट करने के भी निर्देश दिए गए। बता दें कि जिला आबकारी विभाग ने 8 फरवरी 2018 को धरनावदा थाना क्षेत्र में अंग्रेजी शराब और ट्रक कंटेनर को पकड़ा था। इधर से आ जाओ, पीछे आ जाओ। करीब 50,000 लीटर का लहान जब्त हुआ है। इसके अलावा जो अवैध देशी जो बनी हुई शराब है वो करीब 17-18 हज़ार लीटर की है। अभी आकलन उसका चल रहा है। आरोपी चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है कि दूर से ही सब नजर आ जाता है, सूचनाएं भी हो जाती हैं। वे अभी फिलहाल भाग गए, परंतु टीम हमारी उनके पीछे गई हुई है। शीघ्र ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। आइडेंटिफाई वो हो चुके हैं।
जबलपुर के मालवीय चौक में नगर निगम की 58 दुकानों पर 39 करोड़ रुपए का बकाया अब भी बाकी है और जिसके लिए निगम ने कई बार दुकानदारों को नोटिस भी दिया है। दरअसल नगर निगम ने साल 1954 में 68 व्यापारियों को 192 वर्ग फीट जमीन से एक एक दुकान आवंटित की थी, लेकिन बाद में दुकानदारों ने फुटपाथ के लिए छोड़ी गई जगहों पर भी अवैध तरीके से निर्माण कर लिया, जिसे हटाने और वैध कराने के लिए नगर निगम ने नया बाजार के व्यापारियों को बार बार नोटिस भी दिया। इसके साथ ही अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए एकमुश्त समाधान योजना के तहत रुपए जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन दुकानदारों ने ना ही पैसे दिए और ना ही खुद से अवैध हिस्से को तोड़ा है। इसके अलावा कुछ दुकानदारों ने हाईकोर्ट में स्टे भी लिया है। नगर निगम अधिकारियों का दावा है कि अगर 39 करोड़ रुपए भुगतान नहीं किया जाता है तो निगम कोर्ट जाएगा और स्टे को हटाने की मांग कोर्ट से करेगा और उसके बाद नया बाजार क्षेत्र की 58 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहडोल जिले के जैतपुर विधानसभा के बीजेपी नेता और उसके साथियों पर युवती ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। 20 साल की युवती का आरोप है कि उसे अगवा कर फार्म हाउस पर ले गए और जबरदस्ती उसे शराब पिलाया गया, जिसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोप है कि महिला की स्थिति खराब होने पर आरोपी उसे उठाकर उसके घर के सामने ही फेंक कर चले गए। आवाज सुनकर परिजन बाहर आए और उसे नजदीकी थाने ले जाकर FIR दर्ज करवाई गई, जहां पर मामला गंभीर होने की बात कहकर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज किया जा रहा है। उसने बताया है कि उसके साथ में 4 लोगों ने गलत हरकत करी है और एक फार्म हाउस में ले जाके उसके साथ में घटना घटित हुई है। इस पर से थाना जैतपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और महिला की रिपोर्ट पर थाना जैतपुर उसमें विवेचना कर रहे हैं। रतलाम जिले में दिल दहलाने वाला एक वाकया हुआ है। जिले के कठरिया गांव में पूर्व सरपंच के घर अंधविश्वास के फेर में पड़कर परिजनों ने अपनों की ही जान ले ली। 2 दिन बाद जहां शादी की शहनाई गूंजने वाली थी, वहां मातम पसर गया। भूत प्रेत निकालने के तंत्र मंत्र में बहनों ने अपने ही भाई और उसके बेटे की निर्मम हत्या कर दी। अंधविश्वास ने ली बाप बेटे की जान, अपनों ने ही उतारा मौत के घाट। भूत डायन निकालने के नाम पर निर्मम हत्या। पूर्व सरपंच के घर रात भर चला तंत्र मंत्र का खेल। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह अंधविश्वास के नाम पर एक बार फिर जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात रतलाम जिले के शिवगढ़ थाना इलाके के ठिकरिया गांव की है, जहां पूर्व सरपंच कन्हैयालाल खराड़ी के घर 2 दिन बाद उनकी छोटी बेटी और नाती की शादी की शहनाई गूंजने वाली थी, लेकिन उससे पहले तंत्र मंत्र में रचे गए खूनी खेल से यहां मातम पसर गया। दरअसल शादी समारोह की तैयारियों के दौरान अचानक किसी ने कह दिया कि कन्हैयालाल के बड़े बेटे पेशे से डॉक्टर राजाराम पर डायन और भूत प्रेत का साया है। फिर यहाँ परिजनों ने भूत प्रेत उतारने का खेल शुरू कर दिया। कन्हैयालाल की 8 लड़कियों ने सभी मेहमानों को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर तंत्र मंत्र की क्रिया शुरू कर दी। कौन हूँ? शेष नाम हूँ। मेरा सही नाम मेरे को भी नहीं पता है। डॉक्टर राजाराम को तलवार से वार करके मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, राजाराम के 3 साल के बेटे के मुंह में भी सरिया डालकर उसे मार दिया। घर से शोर सुनाई देने पर पड़ोस के लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस यहां पहुंची तो घर का दरवाजा खुलवाया। नजारा देखकर वो दंग रह गई। झाड़ फूक का सामान बिखरा पड़ा था। बाप बेटे के शरीर उनके अपने छलनी कर चुके थे। कोशिश करी मतलब तलाश करें मतलब क्या हुआ क्या है, तो पता चला कि वहाँ पर सारे के सारे पागल जैसे हो रहे हैं, तो वहाँ आने जाना मतलब नहीं कर रहे हैं कोई अंदर और बाहर। शादी मतलब शाम 21 शाम को बारात जाने वाली थी और सुबह 22 तारीख को सुबह मतलब शादी होने वाली थी। वो हमारे जमाई जी उनको तलवार से वार किया और जैसा बताते कि उनके अंदर मतलब है ना सदिए, आंखों में सदिए है और नींबू चावल ने पता नहीं क्या क्या टोका किया। तांत्रिक क्रिया कर रहे थे? जी हाँ। तो कितने लोग थे तांत्रिक करते समय? सर ये उनके परिवार की जो बालिकाएं हैं, मेरे ख्याल से 5-6 लड़कियां हैं, ये ही लड़कियां हैं। अच्छा, किसी को बाहर से भी बुलवाया गया था? पता नहीं, ये ऐसा बता रहे कि एक औरत आई थी। पुलिस ने कमरे में बंद लोगों को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला।
मृतक डॉक्टर की पत्नी और उसकी मां भी घायल हालत में मिले हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पूर्व सरपंच की 8 बेटियों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी ये भी मिली है कि तंत्र मंत्र के लिए किसी को बाहर से भी बुलाया गया था। आज थाना शिवगढ़ अंतर्गत ग्राम टिकरिया में एक पुलिस सूचना मिली। यहाँ पे एक व्यक्ति राजा राम करके है जिसकी मृत्यु हो गई है और इसको लोग अस्पताल लेके गए हैं। इसपे एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी तत्काल मौके पर आए। इन लोगों ने जब यहाँ आकर देखा तो एक कक्ष घर के अंदर एक कमरा बंद था जिसमें कुछ लोग थे। इसमें अभी तक जो तथ्य सामने आया है इसमें एक व्यक्ति राजा राम नामक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है और उसका बेटा ही है आदर्श व्यक्ति। साथ ही साथ राजा राम की जो मदर है सावरी बाई वो भी गंभीर रूप से घायल है। उसको भी जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है इलाज के लिए। तंत्र मंत्र की नौटंकी घर से लेकर थाने तक चलती रही। बचा लिया है, वे सगरबाजी भी आते हैं और नाक देवता भी आते हैं। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और आरोपी और गांव वालों से पूछताछ में जुटी है। जानकारी मिली है कि पूर्व सरपंच की कुछ बेटियां नर्स के पद पर शासकीय नौकरी में भी हैं। पढ़े लिखे परिवार में इस तरह की घटना होना सभी को हैरत में डाल रहा है। लालचंद राठौर, IBC 24, रतलाम। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।